महाराष्ट्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता महाविकास आघाड़ी सरकार की पोल खोलने में लगे हैं। मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा इसको महाधोखा विकास आघाड़ी सरकार नाम दिया। उन्होंने कहा कि धोखे से बनाई गई सरकार है और इसलिए ये महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं है, महाधोखाधड़ी आघाड़ी सरकार है, और उसका नामकरण कर दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के अपराध यहां इस महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुए हैं वो बड़े ही आश्चर्यजनक हैं कि जनता की सेवा के बजाय ये नेता अपना पेट भरने में लगे हुए थे। जहां एक तरफ प्रदेश का गृह मंत्री 6 महीने तक फरार रहा, वहीं आप देखिए कि अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। तो महाविकास आघाड़ी विकास केवल अपने नेताओं का करने में लगी हुई है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। और वहीं आपको बताएं, ये जानने की जरूरत है कि जब ये सरकार बनी थी तो इसमें 228 विधायक थे, जिसमें शिवसेना के 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी और 105 उनके विधायकों की संख्या है। लेकिन 105 और शिवसेना के 56 मिलकर सरकार बनाते, जैसा कि चुनाव के पहले तय हुआ था। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो थे, इनकी महत्वाकांक्षा जागृत हुई और इनको लगा कि अगर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनको मुख्यमंत्री बनना है। और बाकायदा संजय राउत जी ने कई बार उसमें बयानबाजी की कि अब शिवसेना की बारी है और उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे बीजेपी साथ दे या ना दे। और इस जिद के पीछे विचारधारा विपरीत होते हुए भी कांग्रेस से समझौता किया, एनसीपी से समझौता किया और शिवसेना में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। लेकिन उसके नतीजे अब जब आ रहे हैं तो 2 साल के बाद जो नतीजे हैं वो बड़े दुखद हैं कि आप मुख्यमंत्री बन गए लेकिन कंट्रोल कुछ भी नहीं है। आपके कंट्रोल में उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपके कंट्रोल में मंत्री नहीं है। अनिल परब पर करोड़ों रुपए की उगाही का मामला है, अनिल देशमुख इस्तीफा देकर जेल में है। और इसी तरह आप देखिए लंबी लिस्ट है। भावना गवली, हालांकि वो सांसद है और उसके ऊपर भी आरोप है। दूसरा आनंद है जो सिटी बैंक वाला घोटाला है, प्रताप सरनाइक हैं और अनिल परब और अनिल देशमुख तो हैं ही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि बेनामी संपत्तियों का जो वहां जाल फैला हुआ है उसको आए दिन बीजेपी के लीडर उजागर करते रहते हैं, जिसमें नारायण राणे ने बाकायदा ये खुलासा किया था। और खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है, जिस तरह के कारनामे इस सरकार ने किए हैं, ये मार्च में गिर जाएगी। अब ये मार्च में गिर जाएगी तो पत्रकारों ने पूछा, भाई क्या आप गिराएंगे? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हम सरकार गिराने का काम नहीं करते, हमें गिरानी होती तो हम बनने ही ना देते, या बनती तो थोड़े दिन बाद इसको 2 साल तक थोड़े ही चलने देते। 2 साल का लंबा पीरियड ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बाहर से इस तरह की कोशिश नहीं करेगी। तो गिरेगी कैसे? नारायण राणे ने कहा ये गिरेगी अपने कर्मों से। इनके जो मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो ये घपले घोटाले में फंसे हुए हैं, ये अपने कर्मों के कारण फंसने वाले हैं और इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा। अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ईडी ने 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बेनामी का और पता लगा है। 1000 ऐसे लगभग मामले हैं जिसकी किरीट सुमैया ने लिस्ट दी है ईडी को कि बेनामी संपत्ति है, इसकी जांच करो। अब इतना बड़ा घोटाला घपला अगर कोई करके सत्ता में है तो उद्धव ठाकरे जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर ऐसे व्यक्ति को सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। अनिल देशमुख से आपने इस्तीफा लिया आपने, गृह मंत्री थे, लोगों को कुछ ठीक लगा। लेकिन आप अजीत पवार जी से इस्तीफा नहीं ले सकते, क्योंकि लिया तो सरकार गिरा देंगे। क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने सरकार बनाने के टाइम बीजेपी में शामिल होकर और देवेंद्र फडणवीस को चाहे थोड़े ही दिन के लिए, कुछ ही घंटों के लिए सही, मुख्यमंत्री बना दिया था। आपको पता है कि अजीत पवार से पंगा मोल लेने का मतलब क्या है और इसलिए मौन हो जाओ।
बस मौन होकर के अपनी गद्दी संभाले रखो, गद्दी आपके पास है। लेकिन बाकी जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो उगाही में लगे हुए हैं। तो उगाही में लगे हुए हैं, इसलिए इसका महाविकास अघाड़ी के बजाय देवेंद्र फडणवीस जब कभी कभी इसका नामकरण करते हैं, महावसूली सरकार इसका नाम रखा है, तो वो सही लगता है कि जिस तरह के घपले घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं, उसमें नवाब मलिक के ऊपर तो बहुत गंभीर आरोप है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, और उनके ऊपर आरोप यह है कि वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय वक्फ बोर्ड जो है, उस वक्फ बोर्ड की जमीनों के घपले उनके रहते हुए हैं। उनकी जमीनों को बेच दिया गया है प्राइवेट लोगों को। कितना बड़ा अपराध है कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर कुछ जमीनें दान दी, आप उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो और अल्पसंख्यकों से खिलवाड़ कर रहे हो। किसी ने मस्जिद बनाने के लिए दी होगी, किसी ने उस को किराए पे देकर उस किराए से गरीब लोगों का कल्याण करने के लिए दी होगी। गरीबों की शादियां कराओ, बच्चियों की शादियां कराओ, भूखे को रोटी दो, इलाज कराओ, लेकिन हो क्या रहा है? वक्फ बोर्ड की जमीन बंदर बांट में सब लोग खा रहे हैं और इसका आरोप लगा है। तो बीजेपी ने जो ये आरोप लगाए हैं, अभी तक उसका कोई स्पष्टीकरण नवाब मलिक या उद्धव ठाकरे जी की तरफ से नहीं आया है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह नवाब मलिक जी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, देवेंद्र फडणवीस जो है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीधे आरोप लगाए कि बम ब्लास्ट के दोषियों से नवाब मलिक जी ने जमीन का सौदा किया, जमीन खरीदी। अब कितना बड़ा आरोप है, इसके बावजूद भी नवाब मलिक जी से इस्तीफा नहीं लिया गया और उस व्यक्ति को पूरी खुली छुट्टी दे रखी है कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाए, देश की जांच एजेंसियों पे सवाल उठाए। उनके ऊपर एनसीबी के ऊपर बस छोड़ रखा है, एनसीबी को टारगेट करो क्योंकि उनका दामाद फंसा हुआ है। तो दामाद को बचाने के लिए पूरी संस्था को बदनाम करोगे। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो जनता देख रही है 2 साल में आपने क्या विकास किया है। कोरोना काल में अगर केंद्र सरकार मदद ना करती तो क्या आपके हॉस्पिटल इस लायक थे महाराष्ट्र में कि आप वहां सब लोगों को इलाज मिला? क्या आपके पास ऑक्सीजन प्लांट थे? बड़े बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। प्रवासी मजदूरों के लिए आपने क्या किया? आपके यहां कामगार मजदूरों ने आत्महत्याएं की महाराष्ट्र में। राकेश टिकैत गए हुए हैं वहां कामगार रैली करने के लिए। भैया मुद्दा उठाओगे क्या? नहीं उठाएंगे क्योंकि सब लूट खसूट है। राकेश टिकैत जी भी गए हैं कि शायद कहीं कोई बात बन जाए। तो राकेश टिकैत पे तो उन्हीं के दलों के लोगों ने आरोप लगाया है कि खाली ब्लैकमेलिंग करता है वो। जहां भी रैली धरना प्रदर्शन करेगा वहां के नेताओं से बात कर लेते हैं राकेश टिकैत, भाई क्या दे रहा है, नहीं तो बोलूंगा। वो जो भानु यूनियन है किसान की, उनके अध्यक्ष ने बोला है ऐसा कि वो तो धरना प्रदर्शन करने के एवज में ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसा लेता है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। गए हुए हैं, सब मामलों को ढक दो। मीडिया को ढकने के लिए, मीडिया का मौन करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार मास्टर है। अर्नब गोस्वामी के मामले में हमने देखा। तो 2 साल की उपलब्धि जब गिनी जाएंगी उद्धव ठाकरे जी, तो ये मुद्दे गिने जाएंगे कि किस तरह से फर्जी टीआरपी घोटाले में आपने एक चैनल को लाभ पहुंचाने के लिए एक देशभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी को किस तरह से जेल में डाला, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवरों के लिए रहस्य बना हुआ है, रहस्यों से उद्घाटन नहीं हुआ। अभी भी मामला दबा हुआ है। पुलिस का रोल संदेह में है, अस्पताल का रोल संदेह में है, बॉलीवुड के अंदर व्याप्त नशाखोरी और ड्रग पार्टियां संदेह के घेरे में हैं। कोई जवाब नहीं है। 2 साल की उपलब्धि है। घपले घोटाले सब ये जो हुए हैं, इसको लेकर जनता के अंदर आक्रोश है कि इस तरह से अगर मंत्री खुद घपला करेंगे, उप मुख्यमंत्री घपला करेंगे, विधायक घपला करेंगे, और यहां तक कि बीएमसी, मतलब कंगना रनौत के बंगले को तोड़ दिया आपने, ये आपकी 2 साल में उपलब्धि गिनी जाएगी। हालांकि वो बीएमसी है लेकिन है तो शिवसेना की, गिना उसमें यही जाएगा कि उद्धव ठाकरे जी की नॉलेज में उनके रहते हुआ है सारा काम। तो आपकी निगरानी में देशभक्तों को परेशान किया जाए, जो देशद्रोही हो, जो घपले घोटाले करें, जो बम ब्लास्ट के दोषी हो, उनके साथ समझौते करें। क्या मजबूरी है? केवल सत्ता की, केवल कुर्सी की,
ये सब निकल करके सामने आ रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आज घेर रहे हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है। तो 2 साल मना लिए आपने, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन नारायण राणे की अगर माने तो ये तो मार्च तक सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी के पास मात्र अब से लेकर 4 महीने हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए। नारायण राणे जी के पास ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र है कि ये सरकार गिर जाएगी? उस पर उन्होंने उत्तर दिया ही है, पहले भी मैंने बताया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के अंदर जो घपले घोटाले हैं, इसी में जब जांच तेज होंगी, अभी तक आप देखिए किसी किसी मामले में तो चार्जशीट तैयार नहीं हुई, चार्जशीट तैयार होगी, कोर्ट में जाएगी तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे नेता, और जब जेल जाएंगे तो प्रेशर बनेगा। और ये तो नैतिकता भी कहती है कि आपका कोई मंत्री, कोई विधायक अगर जेल जा रहा है घपले घोटाले में तो उससे इस्तीफा लीजिए, क्योंकि जांच तभी हो सकती है, निष्पक्ष जांच तभी होती है जब वो इस्तीफा दे देगा। और उप मुख्यमंत्री पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, इसके बाद निश्चित रूप से माना जा रहा है कि जिस दिन ईडी और सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट सख्त हुए और उन्होंने चार्जशीट प्रस्तुत की, उसी दिन अजीत पवार जी जेल में और सरकार खत्म। तो इसलिए मुझे नारायण राणे जी की बात में कुछ सत्यता दिखती है कि कुछ ही महीनों की सरकार अब ये बची है। निश्चित रूप से खुशी मनाने का दिन उद्धव ठाकरे जी के लिए नहीं है, आत्मचिंतन का दिन है कि 2 साल पूरा होने के बाद भी हमारे ऊपर जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं उनको हम धुल नहीं पाए। और सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर अभी भी उम्मीद में हैं कि कब मौत का रहस्य का खुलासा होगा। वंदे मातरम।